कि आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड रेनिंग में, चाइल्ड डेवलपमेंट में एज पेरेंट्स हम लोग जो भी मिसकंसेप्शंस या तो फिर जो भी मिस बिलीव्स को बिलीव कर लेते हैं वो सारी चीजों के बारे में। यानी शायद हम सब ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अच्छा वो क्या है वो मैं बाद में डिस्क्लोज कर लेती हूँ। अभी लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आज का सेशन काफी ब्रीफ रहेगा। ऑल्सो आज का सेशन इज द लास्ट सेशन ऑफ द सीरीज। आज के बाद हम लोग नेक्स्ट सैटरडे से नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज अगर आपको मुझे पूछनी है तो प्लीज मेक श्योर कि आप एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे पूछ ले, राइट? बिकॉज नेक्स्ट सेशन से हम लोग नहीं मिलने वाले, बट हाँ फॉर श्योर मैं व्हाट्सएप के ऊपर वो जो हमारा ग्रुप है वो तो रहेगा ही। तो अगर किसी को कुछ भी चीजें उसमें भी पूछनी है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, राइट? सो गिव मी अ मोमेंट पे मेरी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सो बेसिकली आज हम लोग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करेंगे। कौन से मिसबिलीव्स है, कौन सी ऐसी एज ऑफ रिचुअल्स है कि जो हम लोग हमारी फैमिलीज कितने टाइम से फॉलो करती आ रही है। हमारे मॉम ने भी शायद हमारे साथ की होगी, उनके मतलब हमारे दादी ने भी हमारे मॉम के साथ किया होगा, हमारे पापा के साथ किया होगा। तो ये सारी चीजें उसके साइंटिफिक बेसिस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि ये जो भी प्रैक्टिस अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो कितना रेलेवेंट है और कितना इररेलेवेंट है, राइट? मूविंग अहेड, आज जो भी मिसकंसेप्शंस और उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा मिसबिलीव हम लोग बिलीव करते हैं, दैट इज ग्राइट वाटर। शायद काफी सारी फैमिलीज में हमने देखा होगा, इवन अगर मैं मेरे बचपन की बात करूँ तो मैंने भी ग्राइट वाटर पिया था। एंड डेफिनेटली आई थिंक सो काफी सारी फैमिलीज अभी भी ये चीज फॉलो कर ही रहे होंगे। बट अगर इसके साइंटिफिक बेसिस की बात करें तो काफी सारे रिसर्चर्स, काफी सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि बच्चों को ग्राइट वाटर देना इज नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नीडेड। बिकॉज उनको जो भी रीजन से हम लोग ग्राइट वाटर पिलाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों को गैस पास नहीं हो रहा है या तो बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे हैं या तो फिर उनको अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तब यूजुअली हम ये सारी चीजें बच्चों को कंज्यूम करवाते हैं। या तो फिर हमें लगता है कि बच्चों के पेट में वॉर्म्स हो गए या तो फिर ऐसे कोई भी रीजन से अगर हम लोग बच्चों को ये कंज्यूम करवाते हैं, तो ये सारी चीजों के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं बनता। और काफी सारे रिसर्चर्स और रिसर्चर्स ने भी प्रूव किया है कि ग्राइट वाटर देना इज नॉट नेसेसरी। अगर ये हम लोग देते हैं तो बच्चों को हेल्प करने की जगह हम लोग बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ग्राइट वाटर की बात करें तो जो 6 महीने के पहले हम लोग बच्चों को कंज्यूम करवाते हैं तब की मैं बात करी, राइट? तो हमने हमारे फर्स्ट सेशन में भी बात की थी कि अप टू द एज ऑफ 6 मंथ्स हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है। बिकॉज बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किस तरीके से ठीक होगी, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क की वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए वो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी और चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और ग्राइट वाटर जो भी कंपनीज वगैरह बनाते हैं तो वी नेवर नो कि उसके अंदर क्या क्या अलग अलग चीजें इंक्लूड करते हैं, राइट? सो ऐसी सिचुएशन अगर हमारे पास है तो प्लीज मेक श्योर कि हम लोग बच्चों को जो भी इश्यूज फेस हो रहे हैं या तो फिर हमने देखा कि अच्छा ये कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो कॉमन प्रॉब्लम्स के हम लोग कुछ और सोल्यूशंस देखें, ना कि उनको ग्राइट वाटर दें। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल उनको बहुत ज्यादा गैस पास नहीं हो रहा है या तो फिर उनको पेट में दुख रहा है या तो फिर उनका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ऐसी सारी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बच्चों के खाने के जो रूटीन है तो उनका टाइम के ऊपर एक तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, खाने के बाद एग्जैक्टली बच्चे को हम लोग क्या अलग अलग चीजें करवाते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है कि खाने के बाद हम लोग बच्चों को डकार लाने में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर उनको गैस पास हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। पर अगर गैस पास नहीं हो रहा है तो ऐसी सारी सिचुएशन में बच्चों के साथ होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं। तो आप सबने सुना होगा कि हींग जो होती है, हींग और आई थिंक सो काफी सारे घरों में तेल वगैरह का मिक्सचर करके उसका एक जो पेस्ट बनाते हैं, वो पेस्ट को हम लोग कहीं ना कहीं अपने पेट के ऊपर लगा सकते हैं, यानी बेबी के पेट के ऊपर उसका मालिश कर सकते हैं एंड डेफिनेटली ये गैस पास करने में हेल्प आउट करेगा। तो ऐसी सारी रेमेडीज करें कि जो बच्चे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं बट समवेयर उनके साथ वो चीज हो रही है, बट सिर्फ आउटर लेयर के ऊपर, राइट? बच्चे कंज्यूम करेंगे तो उनकी डाइजेशन सिस्टम अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुई है और डाइजेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुई है, इसलिए ये सारी चीजें हेल्प करने के बगैर उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, राइट? प्लस जिस तरीके से हमने बोला कि वी नेवर नो कि इसके अंदर कौन से मटेरियल्स यूज हुए हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स इनमें यूज हुआ है,
और शायद इसमें काफी सारे रिसर्चेस में ये भी आज अभी तो ये नॉन अल्कोहलिक बनता है, पर डेफिनेटली जब ये प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल थी, दूसरी प्रोडक्ट्स जो हुआ करती थी दैट वाज विद अल्कोहल। तो अल्कोहल भी डेफिनेटली हमारे बच्चों को काफी ज्यादा हैम्पर करता है, राइट। सो प्लीज मेक श्योर करना है कि ग्राइप वाटर वुड नॉट हेल्प 6 महीने तक के बच्चों के लिए। उसके बाद अगर हमें बच्चों को कुछ भी ऐसे गैस पास होने वाली प्रॉब्लम या तो फिर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ ग्राइप वाटर शायद हम लोग घर पे बना हुआ कोई चीज भी दे सकते हैं। अगर गैस पास हो रही है, बच्चों को बहुत ज्यादा एसिडिटी वगैरह जैसा कुछ हो रहा है, बच्चों को पेट में दुख रहा है, तो हम लोग जो होम रेमेडीज यूज करते हैं गैस पास करने के लिए, तो वो सारी चीजें भी बच्चों के साथ कर सकते हैं, बट वी नीड टू मेक श्योर कि वो पानी के साथ डाइल्यूटेड वर्जन में हो, राइट। सो ये सारे अलग अलग रेमेडीज हम लोग यूज कर सकते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली अगर ग्राइप वाटर यूज करना ही है तो वंस वी नो कि बच्चे की उम्र इज ऑलमोस्ट 1 and 5 से लेके 2 years तक के ऊपर के एज के बच्चे हैं, कि अब उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर है, प्लस उनका जो फूड इनटेक है वो भी अब काफी हद तक हमारे जैसा हो चुका है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो चुकी है तब हम लोग बच्चों को ग्राइप वाटर दे सकते हैं। अदरवाइज उससे पहले हमें ध्यान में रखना है कि होम रेमेडीज दें, या तो फिर 6 महीने तक के बच्चों को हमें कुछ भी नहीं देना है, बिकॉज उनकी सारी प्रॉब्लम्स कुछ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करने से ही हो जाएगी, राइट। सो ग्राइप वाटर नहीं देने का हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं थोड़ा मिस कर दिया कि दूसरी चीज अगर हमें देखनी है कि बच्चे बहुत ज्यादा ऐसी पेट में दुखने वाली अगर उनकी इश्यूज है, तो मदर जो फूड कंज्यूम कर रही है उसको भी हम लोग देखें, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं मॉनिटर करें, बिकॉज जो चीज अल्टीमेटली मदर कंज्यूम कर रही है वो बच्चों के अंदर जाने वाला है, राइट, मिल्क के थ्रू। तो मदर कौन सा फूड कंज्यूम कर रहा है वो चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक सो मदर के डाइट में भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, राइट। वो मेरा है। दूसरा ये चीज भी हमने काफी सारे फैमिलीज में आई थिंक सो देखा होगा कि बच्चों को हनी कंज्यूम करवाते हैं 6 महीने तक, या तो फिर इवन 6 महीने के बाद ऑलमोस्ट इसमें भी हमें ध्यान में रखना है कि बेबी जब तक 2 साल का नहीं हो जाता ये सारी चीजें हम लोग बच्चों को कंज्यूम नहीं करना, बिकॉज हनी डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर चीज है, हेल्दी एक चीज है, बट बच्चों के डाइजेशन सिस्टम के लिए दिस इज नॉट अ प्रॉपर चीज की जो वो कंज्यूम कर सके, बिकॉज हनी के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि जो बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। और हनी से होने वाली प्रॉब्लम को बॉटलिज्म बोलते हैं। आई थिंक सो आप सब में से किसी ना किसी ने सुना होगा। तो ये चीज का ध्यान में रखना है कि हनी वुड नेवर स्ट्रेंथन देयर इम्यूनिटी सिस्टम। वो हमारे लिए काम करता है, बच्चों की डाइजेशन सिस्टम के लिए वो नहीं काम करता है। तो प्लीज 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 मेक श्योर करना है कि हम लोग बच्चों को ये नहीं दें, क्योंकि उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरियाज एक बार बॉडी में जाएंगे और फिर वहां पे टॉक्सिन्स या तो फिर हम लोग बोल सके कि पॉइजन क्रिएट करेंगे बच्चों के डाइजेशन सिस्टम में। और उसके अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि उनको फीवर आ सकता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा फसीनेस हो सकता है, बहुत ज्यादा उनका क्राइम बिहेवियर हो सकता है। तो ऐसे कुछ भी अगर हमें दिख रहे हैं और हमें मालूम है कि हमने बच्चों को हनी कंज्यूम करवाया था, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप तुरंत से तुरंत डॉक्टर को जाके मिले, बिकॉज वी नेवर नो कि कब ये सिचुएशन बच्चों के लिए थोड़ी सी सीरियस हो सकती है और उनका जो रिकवरी फेज है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए हनी बच्चों को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करवाना है आफ्टर द एज ऑफ आई थिंक से 2 years, जब उनका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर हो चुका है और हमें लग रहा है कि जैसे सिमिलर कि हमारा और उनका डाइट ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बच्चों को थोड़े अमाउंट में हनी दे सकते हैं, बट डेफिनेटली हमें ध्यान में रखना है कि जब हमें लग रहा है कि उनकी डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर डेवलप हो चुकी है उसके बाद, राइट। तो हनी इज नेवर अ गुड ऑप्शन फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर इम्यूनिटी। तो ये चीज का ध्यान में रखना है। सो दिस इज अ मिथ। दूसरा चीज हमें देखना है, दैट इज हमने यूजुअली काफी सारे घरों में आपने ये सब भी सुना होगा कि बच्चों के जब तक दांत नहीं आ जाते ना तब तक उनको मिरर में नहीं देखना है, या तो फिर उनके साथ खेलने में भी हमें उनको मिरर में नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर मिरर में दिखा दिया ना तो उनके दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे या तो फिर अच्छे से नहीं आएंगे। सो दिस इज अगेन अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई थिंक सो मिरर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की जो उनके साथ उनकी मेमोरी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, उनके कॉग्निशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बिकॉज मिरर में समय क्या होता है कि हम सबने बच्चों को मिरर में देखा होगा, राइट। जब भी हम लोग बच्चों को मिरर के सामने लेके जाते हैं ना, दे विल बी ऐसा एक्सट्रीमली कंफ्यूज
क्या हो गया, ये कौन है, ये तो आई थिंक से मेरे जैसा ही कुछ दिख रहा है, ये मेरे बाजू में जो है वो तो इधर है पर उधर भी दिख रही है, मुझे दो दो क्यों दिख रहा है, राइट। सो पहले पहले जब इनिशियली हम लोग बच्चों को मिरर के सामने लेके जाएंगे ना, तो उनके एक्सप्रेशन हमें काफी मजा आएगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो टू विटनेस। तो जैसे अगर हम लोग उनको मिरर के सामने लेके जाएंगे, एक बार इधर देखेंगे, एक बार इधर देखेंगे, एक बार इधर देखेंगे, एक बार इधर देखेंगे, बिकॉज दैट कंफ्यूज कि ये इधर भी है इधर भी है, दो दो क्यों है। एंड फिर धीरे धीरे उनको अपने आप से भी फेमिलियरिटी बढ़ती जाती है कि अच्छा ठीक है, ये मेरी बॉडी है, मैं इस तरीके से दिखता हूँ, और मैं मिरर में अगर ऐसी सारी चीजें करूंगा तो समवेयर उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हम लोग कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करते हैं। तो मिरर के साथ खेलना इज वेरी वेरी बेनिफिशियल आई वुड से। और ये जो मिसबिलीव है कि उनके दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो ये चीजें रॉन्ग है आई थिंक सो। ये सारी चीजें क्यों हुई होंगी, मुझे उसका कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन नहीं मालूम, बट ये मेरी अजम्पशन से मैं बता रही हूँ कि मिरर में देखने के लिए शायद लोगों ने क्यों मना किया होगा, बिकॉज पहली पहली बार जब बच्चे मिरर में देखते हैं तो वो डर जाते हैं, और डरने की वजह से शायद वो रोना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हमें लगता है कि बच्चे डेवलप नहीं हुए हैं, तब तक हम लोग उनको मिरर दिखाना अवॉइड करते हैं, सो दैट वो डर के मतलब बेसिकली वो डरे नहीं, और डरने के बावजूद मतलब डर की वजह से वो जो भी अलग अलग एक्शन करते हैं, जैसे कि क्राइम हो गया या तो फिर हमको नींद नहीं आती, वैसी वाली सिचुएशन होगी, आई थिंक सो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग मिरर नहीं दिखाते होंगे। बाकी मिरर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कि हम लोग बच्चों के प्ले में यूज कर सकते हैं, कि जब हम लोग इवन बच्चे जब 6 महीने तक के हैं, जब वो टमी टाइम के ऊपर है, जैसे हमने ऑलरेडी सोशियो इमोशनल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर भी बात किया था टमी टाइम एक्टिविटीज में, तो टमी टाइम एक्टिविटीज में भी हम लोग बच्चों को मिरर दे, सो दैट जब भी वो अपने पेट के बल होंगे तो डेफिनेटली वो पूरा टाइम अगर ऐसे देखते रहेंगे तो उनका नेक का भी इश्यू शायद हो सकता है। तो इसलिए हम लोग उनको मिरर भी दे कि एग्जैक्ट उनके फेस के नीचे रखा है, सो दैट जब भी वो टमी टाइम के ऊपर है तो मिरर में देख सके, और कहीं ना कहीं वो ये जो मिरर एक्टिविटीज होंगी वो उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप करने में भी हेल्प करेगा, बिकॉज समवेयर वो उनको फैमिलियर बनाता है कि अच्छा दिस इज मी, ये मेरी बॉडी है, मैं इस तरीके से दिखता हूँ और वर्ल्ड मुझे इस तरीके से परसीव करती है, इस तरीके से मुझे देखती है, राइट। और जिस तरीके से हमारे लिए मिरर का मतलब अलग है कि भाई हम किस लिए देखते हैं, कि हम लोग तैयार होने के लिए देखते हैं, हम लोग खुद को निहारने के लिए देखते हैं, तो उनके लिए ये चीज पूरी अलग है, उनके लिए दिस इज अ प्ले मटेरियल, और जितना ज्यादा वो मिरर में अपने आप को एक्सपोज करेंगे उतना ज्यादा आई थिंक सो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो दिस इज अगेन अ मिथ कि मिरर की वजह से उनके दांत ऊपर नीचे आते हैं, टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ने भी प्रूव नहीं किया है, ना ही कोई डॉक्टर वगैरह इस चीज को आई थिंक सो सपोर्ट करेंगे, राइट। दूसरा चीज आता है कि लॉट ऑफ पेरेंट्स बिलीव कि बच्चे जो भी सारी चीजें मांगते हैं हमें दे देना चाहिए। शायद आई थिंक सो इसमें ये चीज भी फॉलो होती होंगी, या तो फिर ये भी बिलीव होगा कि यार ये चीजें हमें हमारे बचपन में नहीं मिली, तो हमें हमारे बच्चों को सारी ऐसी चीजें देनी है कि जो हम उनको दे पाए। दिस इज टोटली ओके, इसमें कुछ भी रॉन्ग चीज नहीं है, बिकॉज हर एक पेरेंट्स की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई मुझे जो चीज नहीं मिली, मेरे साथ जो चीज नहीं हुई, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीज मैं मेरे बच्चों को ला के दूं, सो दैट उनका चाइल्डहुड शायद मेरे से बेटर चाइल्डहुड बने, राइट। सो टोटली ओके, बट डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये चीज का ध्यान में रखना है कि एक लिमिट होनी चाहिए हर एक चीजों की। बच्चे जो भी सारी अलग अलग चीजें मांगे, अगर हमने सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, तो हमने लास्ट सेशन में जो देखा था कि बच्चे बहुत ज्यादा स्टबन बन जाते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं, उनको ये चीज चाहिए मतलब चाहिए। अगर उनको खाने के टाइम मोबाइल देखना है मतलब देखना ही है, और ये क्यों बना, ये प्रैक्टिसेस क्यों फॉलो होती गई, क्योंकि एज पेरेंट्स शायद हमने उनको इनिशियल स्टेजेस पे मना नहीं किया, तो फिर एक पर्टिकुलर रूल नहीं रखा कि अगर आपको टीवी देखना है या तो फिर आपको स्क्रीन देखना है तो इसी टाइम के ऊपर आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं देख सकते, राइट। अगर ऐसे सारे रूल्स नहीं होंगे घर में, या तो फिर हम लोग उन्होंने मांगी सारी चीजें दे देंगे, तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर जो होगा वो स्टबन बनता जाएगा, और इनिशियली शायद इतना ज्यादा इश्यू नहीं होगा, बट लेटर एज में बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट कर सकते हैं ये चीजें, राइट। सो ये चीजें ध्यान में रखना है कि हम लोग उन्होंने मांगी सारी चीजें ना दें, एक पर्टिकुलर लिमिट रखें कि अच्छा आपको अपनी एज के हिसाब से यही सारी चीजें मिल सकती है, इसके अलावा अगर आपको ये चीज चाहिए तो आपको बड़ा होना पड़ेगा। सो हर एक घर में आई थिंक सो इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग अलग अलग रूल्स बना सकते हैं हर एक अलग अलग घर के, राइट। सो ये चीजें हो सकती है। दूसरी चीज का हमें ये ध्यान में रखना है
कि बच्चे जब भी अलग अलग चीजें मांगते हैं, अगर हम उनको मना करते हैं तो वो अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। शायद सैडनेस हो सकता है, शायद बहुत ज्यादा एंगर हो सकता है, शायद रोना हो सकता है। तो ये सारे इमोशंस के साथ भी हमें उनको फैमिलियर बनाना पड़ेगा कि लाइफ में तुम्हें कभी भी अपनी मांगी हुई चीजें नहीं मिलने वाली है, या तो फिर मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने जो मांगी हुई चीजें है वो आपको नहीं मिलने वाली। तो दिस इज डेफिनेटली अ बिग लेसन। बट इनिशियल स्टेजेस पे हम लोग बच्चों को इस तरीके से अलग अलग इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करना है, कैसे समझना है, ये चीजें इस तरीके से सिखा सकते हैं, राइट। सो उनके जो भी इमोशंस है, जैसे कि सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, क्राई हो गया, उसको कैसे फील करना है और उसको खुद को कैसे सूद करना है, खुद को कैसे कंफर्टेबल बनाए ऐसी सारी सिचुएशन में, उसके लिए आई थिंक सो ये वाली सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है तो वहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। सो ये चीजों का भी ध्यान में रखना है कि एज पेरेंट्स हमें बच्चों को जो भी सारी चीज मांग रहे हैं वो नहीं देना है, राइट। मूविंग अहेड, दूसरा मिथ है कि डोंट लेट योर चाइल्ड क्राई। बच्चों को हमें रोने नहीं देना है। डेफिनेटली जब बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं और वो हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या तो फिर अभी सिर्फ वो मतलब बैठना भी नहीं सीखे, तब तक की जो उम्र वाले बच्चे हैं उनके साथ अगर हम लोग उनको ना रोने दें दैट्स बेटर। बिकॉज उनके क्राइम के अलग अलग मतलब होते हैं। इधर दे वांट फूड, या तो फिर उन्हें आपकी जरूरत है, आपके वार्मथ की जरूरत है। अगर आपका वार्मथ नहीं मिला तो जो ट्रस्ट बिल्ड होने वाला है वो ट्रस्ट शायद नहीं बिल्ड होगा, जो हमने आगे वाले सेशन में बात किया था, राइट। सो ये उम्र के बच्चे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई थिंक सो 3-4 महीने तक की बच्चों की जो उम्र होती है उससे भी आई थिंक सो बड़ी उम्र वाले बच्चों के साथ भी हम लोग ये कर सकते हैं कि उनको रोने ना दें। बट जैसे ही हमें मालूम पड़े कि बच्चे रो रहे हैं जस्ट टू मैनिपुलेट अस, उन्हें मालूम है कि अगर मैं रोऊंगा तो मम्मा या तो फिर पापा मुझे ये चीज ला के दे देंगे, थोड़ा सा स्मार्ट बिहेव करना शुरू कर देते हैं, तब ये चीज के ऊपर हमें कंट्रोल रखना है कि जब भी बच्चे रो रहे हैं तो ऑलवेज उनको हम लोग मतलब उनके पास ना जाए, उनको सूद ना करें। बिकॉज उनके रोने के अलग अलग मतलब होते हैं, इनिशियली फूड के लिए, वार्म के लिए, बट लेटर ऑन उन्हें मालूम है कि मैं रोऊंगा दैट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं मेरे मॉम डैड को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, और मैं अगर रोता हूँ तो मेरे मॉम डैड जो मुझे चाहिए ना वो सारी चीजें मुझे दे देते हैं। तो समवेयर ये चीजें वो सीखते रहते हैं, फिर वो थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना शुरू कर देते हैं, और स्मार्टली एक्ट करना शुरू कर देंगे और लेटर ऑन ये शायद उनकी मतलब उनके बिहेवियर में एक पैटर्न का बन जाएगा। और हमारे साथ इतना इशू नहीं होगा बिकॉज हम बच्चों को समझते हैं, बट डेफिनेटली लेटर ऑन उनको अलग अलग उनके एज के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करने में इश्यू आ सकता है। कि सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान में रखना है। सो बच्चों को हमें रोने नहीं देना है, दिस इज अगेन अ मिथ। हमें जैसे ही मालूम पड़ रहा है कि बच्चे हमें मैनिपुलेट करने के लिए रो रहे हैं तब उनको रो दें, राइट। और उनको समझाओ कि ये सारी चीजें करने से आपको ऑलवेज ये आप जो मांग रहे हो सारी चीजें नहीं मिलने वाली, राइट। सो ये चीजों का ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो मिथ है दैट इज बेबी शुड बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। हर घर में अगर नया बेबी आया है दैट मीन्स द चाइल्ड शुड बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। ऑलवेज हमारा अटेंशन बच्चों के ऊपर होना चाहिए, बच्चों के एक्शंस के ऊपर होना चाहिए। नो, दिस इज अगेन अ मिथ। अगर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे, अगेन डिपेंड करता है कि वो कितनी उम्र के हैं, बट जैसे ही उन्होंने चलना सीख लिया, उन्होंने बैठना सीख लिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने अलग अलग एक्टिविटीज के साथ फेमिलियरिटी बढ़ाना सीख लिया, दैट मीन्स कि वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर थोड़े टाइम के लिए फंक्शन कर सकते हैं। तो ऑलवेज हमारा अटेंशन बच्चों की तरफ होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट नेसेसरी। बिकॉज जितना ज्यादा हमारा अटेंशन बच्चों के ऊपर होगा उतना ज्यादा वो अटेंशन सीकर बनते जाएंगे। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि बहुत ज्यादा ये जो एज होती है ना बच्चों की अप टू द एज ऑफ आई थिंक सो 2 years, तो नॉट 2 years एक्चुअली 3 years, तो 3 years तक में बच्चे बहुत ज्यादा ईगो सेंट्रिक होते हैं, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं कि अच्छा मैंने जो बोली है ना चीजें होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है। और फिर वो रोते हैं, अलग अलग मतलब स्क्रीम करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें क्यों करते हैं? बिकॉज दे नीड अटेंशन, दे वांट योर अटेंशन। और ये इश्यू कब होता है? जब हमने पहले से बच्चों को सेंटर ऑफ द अटेंशन रखा है, कि हमने ऑलवेज बच्चों के ऊपर अटेंशन दिया है, ऑलवेज बच्चों के सारे अलग अलग जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, ऑलवेज फुलफिल की है। तो ये सारी चीजों की वजह से बच्चों को अटेंशन की आदत पड़ जाती है, और फिर अलग अलग एक्शंस करते हैं जब उनको अटेंशन नहीं मिलता। कि अगर फैमिली गैदरिंग्स में गए तो वहां पे भी वो ऐसा सीन क्रिएट करेंगे कि सबका अटेंशन उनकी तरफ हो।
राइट। सो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे शुड नेवर बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। डेफिनेटली उनको अटेंड करना इज इम्पोर्टेंट, बट कब किस तरीके से उनको इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने देना है वो भी एज पेरेंट्स हमें मालूम होना चाहिए। राइट। सो जैसे ही बच्चे बैठना सीख रहे हैं, जैसे ही बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज करना सीख रहे हैं, इंडिविजुअली फंक्शन करना है जैसे ही वो सीख रहे थोड़ा सा भी, तो धीरे धीरे हमें ट्राई करना है कि पहले हम लोग 15 मिनट्स उनसे दूर रहे, फिर हाफ एन आवर, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 आवर, इस हिसाब से हम लोग टाइम फ्रेम बढ़ाते जा सकते हैं उनकी एज के हिसाब से। राइट। सो ऑलवेज उनको सेंटर ऑफ द अटेंशन नहीं रखना है, बिकॉज ये इश्यू हमारे लिए ही फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट। मूविंग अहेड, दूसरा मिथ है कि बेबीज विद वर्किंग मदर सफर्स एकेडमिकली। जिन भी बच्चों की मम्मा वर्किंग मदर्स है, उनके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई में सफर करते हैं, क्योंकि मम्मा ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। मॉम तो पूरा दिन अपने ऑफिस के काम में बिजी थे, ऑफिस के काम के बाद अपने घर के काम में बिजी थे, और इसकी वजह से मम्मा ने बच्चों के स्टडीज के ऊपर, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। सो दिस इज अगेन अ मिथ। ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है कि वर्किंग मदर होती है उनके बच्चे अकेडमिकली सफर करते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। इट अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल फैमिलीज कि हर एक फैमिली के क्या क्या रिचुअल्स है, किस तरीके से फंक्शन करिए। अगर वर्किंग मदर है तो वर्किंग मदर एंड फादर दे बोथ शुड हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप सबको मालूम ही होगा, बिकॉज समवेयर अ लॉट ऑफ मदर्स वुड बी वर्किंग मदर्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे सफर करते हैं एकेडमिकली। इट्स जस्ट दैट समवेयर हमें टाइम मैनेज करना सीखना होगा कि हमारे ऑफिस काम के साथ, हमारे घर के काम के साथ हमें बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी अगर ध्यान देना है तो किस हिसाब से हम लोग अपना टाइम मैनेज करें। राइट। सो आई थिंक सो इनिशियली बच्चे जब भी 2 इयर्स के होंगे या तो फिर 2.5 इयर्स तक के होंगे, और हमने शायद 1 साल या तो फिर 2 साल के बाद अगर जॉब करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आई थिंक सो बच्चों को सबसे पहले तो प्रिपेयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जब अकेडमिकली कब सफर करते हैं, जब उन्हें मालूम ही नहीं है कि अच्छा ये टाइम फ्रेम के बाद मम्मा वुड गो अवे। उनको तो अभी तक आदत है कि भाई मम्मा तो 24/7 मेरे साथ ही होती है, बट अब सडनली मम्मी है ही नहीं। मम्मी तो 5-6 घंटे के लिए या तो फिर 7-8 घंटे के लिए घर से बाहर है, पता नहीं कहाँ है। राइट। सो हमें बच्चों को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो सडन शॉक उनको लग रहा है ना, आई थिंक सो सडन जो शॉक लग रहा है उसकी वजह से उनके अकेडमिक्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा व्हेन कि जब वो स्कूल में जाना शुरू करेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए जब हमें अगर ऑफिस शुरू करनी है तो उसके आई थिंक सो 2 महीने पहले से हम लोग बच्चों को प्रिपेयर करना शुरू कर दे कि देखो अभी तो मम्मा है, उसके बाद मम्मा नहीं होने वाली। और आई थिंक सो मोस्ट लाइकली हम लोग ऑफिस भी तभी शुरू करते हैं, काफी सारे मेजॉरिटी ऑफ द मदर्स, कि जब बच्चे आई थिंक सो 1.5 साल तक की उम्र के या तो फिर इवन 8 to 9 मंथ्स तक की उम्र के बच्चे होते हैं। राइट। सो ऐसी सिचुएशन अगर है तो बच्चों को हमें पहले से प्रिपेयर करना है कि देखो अभी मम्मा आपके पास है, बट मम्मा थोड़े टाइम के बाद अपने ऑफिस काम जाएगी, इतने बजे निकल जाएंगे, इतने बजे वापस आएंगे। तो ये टाइम के आई मीन मम्मा जब तक भी बाहर होंगे तो वो टाइम फ्रेम के ऊपर आप क्या क्या अलग अलग चीजें कर सकते हैं, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, आपको ये चीज कर सकते हैं। डेफिनेटली बच्चे घर पे अकेले तो नहीं होंगे। राइट। तो दूसरे जो भी घर पे प्रेजेंट होने वाले हैं उनके साथ फैमिलियरिटी हम लोग ज्यादातर बढ़ाए, उनके साथ हम लोग बच्चों के टाइम फ्रेम ज्यादा बढ़ाए, बिकॉज अल्टीमेटली उसके बाद तो बच्चे उन्हीं के साथ रहने वाले। राइट। तो ये चीजों का ध्यान में रखना है, ये चीजें ध्यान में रखना है कि बच्चों को हमें पहले से ही प्रिपेयर करना है कि मम्मा वुड गो अवे, तो उसके लिए आप क्या क्या अलग अलग चीजें कर सकते हैं। राइट। बिकॉज जितना ज्यादा बच्चों को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, आई थिंक सो लेटर ऑन एट द एंड आई मीन ये जो फेज आ जाएगा हमारी ऑफिस वर्क का, तब बच्चे जो भी सडन इमोशंस दिखाते हैं, तो आई थिंक सो समवेयर उसमें भी हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं। राइट। तो ये अगेन दिस इज अ मिथ, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा जो दूसरी मिथ है, दैट इज कि इफ माय चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली आई एम नॉट अ गुड पेरेंट। अगर बच्चे प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आई एम नॉट अ गुड पेरेंट। आई थिंक सो ये काफी सारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं बिलीव करते होंगे, या तो फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार मेरा पेरेंटिंग ठीक नहीं हो रहा है और इसी की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, या तो फिर ऐसे कुछ बिहेवियर दिखा रहे हैं कि जो शायद उनको नहीं दिखाना चाहिए, या तो फिर हमें नहीं अच्छा लगता।
बट यहाँ पे ध्यान में रखने की ये जरूरत है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ भी रहते हैं। दैट्स टोटली ओके। बच्चे कुछ भी अलग अलग तरीके से बिहेव करें, दैट्स टोटली ओके। बिकॉज जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आ जाएगा ना, तब तक हम लोग बच्चों के बिहेवियर के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। जब तक हम लोग खुद को ही ब्लेम करते रहेंगे कि अच्छा बच्चों ने इस तरीके से बिहेव कर लिया, दैट मीन्स कि मेरे पेरेंटिंग में कुछ ना कुछ इश्यूज है, मैं ही ठीक नहीं हूँ, मेरे ही अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो जैसे ही हमने ये बिलीव करना शुरू कर दिया ना, तब हमारा दिमाग बंद हो जाएगा, और वो जो इश्यू हो रहा है या तो फिर वो जो पर्टिकुलर बिहेवियर है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उसको रिड्यूस करना है, उसके ऊपर काम करने की हमारा सोचने की जो कैपेबिलिटीज है वो घटती जाएगी। तो इसलिए ठीक है, इट्स ओके, बच्चे जो भी कर रहे हैं उनको करने दो, उनको ऑब्जर्व करते हैं, अभी सिर्फ कुछ नहीं करना है, उनको ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर बिहेवियर हमें चेंज करना है तो क्या क्या अलग अलग चीजें कर सकते हैं, राइट। एंड डेफिनेटली बच्चे जैसे ही समझते जाएंगे ना, वैसे ही वो अपने हिसाब से भी बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो नो डाउट हमने जो भी अलग अलग चीजें सिखाई होंगी वो ऑलवेज फॉलो ना करें, समटाइम्स वो अपने हिसाब से भी फॉलो करेंगे, और तब हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये बच्चे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग उनको पब्लिक प्लेसेस पे लेके जा रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये तो हमने नहीं सिखाया। बट समवेयर उनको मालूम है कि अगर मैं ऐसी सारी चीजें करूंगा तो शायद मॉम डैड मुझे जो चीजें चाहिए ना वो कर देगी। तो आई थिंक सो ये बिहेवियर के ऊपर हमें काम करना रहेगा, ना कि खुद को ब्लेम करना, राइट। कोई भी परफेक्ट इंडिविजुअल नहीं है, हम लोग खुद भी ये एक जर्नी के अंदर अलग अलग दिन पे अलग अलग नई नई चीजें सीख रहे हैं। सो दैट इज टोटली ओके। अगर कुछ चीज में हम लोग रॉन्ग हो गए, या तो फिर कुछ चीजें हमें प्रॉपर्ली नहीं आती है, या तो फिर हमें लग रहा है कि हमें इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, राइट। सो दैट्स टोटली ओके। एक्सेप्टेंस आना इज इम्पोर्टेंट, बाकी के काम उसके हिसाब से फिर होते जाएंगे। सो ब्लेम नहीं करना है, बट हमारा माइंडसेट ब्रॉड रख के हमें सोचना है कि बच्चे के अगर ये बिहेवियर हमें चेंज करने हैं तो क्या क्या अलग अलग चीजें कर सकते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा मिथ होता है कि बच्चों की आंखों में या तो फिर बच्चों के बॉडी के ऊपर हम लोग काजल लगाएंगे ना तो उनको नजर नहीं लगेगी। अभी कब से मैं ही बोल रही हूँ। आई वुड वांट योर आंसर्स कि व्हाट इज नजर लगना। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज नजर लगना? नजर कैसे लगती है, नजर अगर लग गई तो क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या तो फिर आपकी फैमिली में अगर आपने कुछ चीजें ऐसी फॉलो की है तो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज। नजर लगना क्या होता है? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज नजर लगना? नजर कैसे लगती है? कोई भी प्लीज। या तो फिर आप कौन से रीजन से बच्चों के आंख में या तो बच्चों की बॉडी के ऊपर काजल लगाते हैं? यूजुअली मैंने देखा है कि इधर बच्चों के हाथ के ऊपर होते हैं, बच्चों के फोरहेड के ऊपर होते हैं, बच्चों की आंखों में होते हैं, कान के पीछे होते हैं, बच्चों के पैर का जो मतलब सोल वाला एरिया है उधर होता है। तो ये क्यों लगाते हैं हम लोग? कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा? ऑलरेडी यहाँ पे एक रीजन तो मेंशन है कि भाई बच्चों के नजर ना लगे इसलिए। ओके फाइन। सो अगर काजल वाले कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें तो नजर लगना है ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये आई थिंक सो हमारी कल्चरल बिलीफ है, क्योंकि काफी सारे रिसर्चेस हुए हैं ये सारी चीजों के ऊपर, एंड अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स हैव सेड कि नजर लगना ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर हम लोग बच्चों को देख रहे हैं तो हमारी देखने से ही बच्चों को नजर लग रही है? दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। और आई थिंक सो काफी सारे फैमिलीज या तो फिर यूजुअली रूरल एरियाज में ये सारे प्रेवलेंट होते हैं बिलीफ सिस्टम्स, या तो फिर नॉट जस्ट रूरल एरिया, एक्चुअली कहीं भी आप ले लो। बच्चों की जब बात आती है ना तो बच्चों के लिए हमको बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, राइट। सो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए आई थिंक सो कहीं ना कहीं हम लोग अलग अलग बिलीव रखते हैं। बट दिस इज अगेन अ मिथ कि काजल लगाने से बच्चों को नजर नहीं लगती। दिस इज अ मिथ। नजर लगना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बच्चों को इश्यूज अगर हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज, तो उसके अलग अलग रीजन होते हैं कि शायद डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है या तो फिर कुछ और इश्यू हो रहे हैं, बट डेफिनेटली नॉट नजर लगना, बिकॉज ऐसी कुछ चीजें है ही नहीं, राइट। तो ये चीजें हमें प्लीज ध्यान में रखनी है कि हम लोग
काजल अगर अप्लाई करना ही है तो प्लीज 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 मेक श्योर करना है कि बाजार में जो रेडीमेड अवेलेबल काजल अवेलेबल है तो वो नहीं करना है। हम लोग होममेड काजल बच्चों के लिए बनाए। बिकॉज जो यूजुअली हम लोग बाजार में रेडीमेड काजल जो मिल रहे हैं उसमें क्या होता है कि वो केमिकल्स वगैरह से बनते हैं, और वो केमिकल में सबसे हार्मफुल केमिकल इज लेड। और लेड बच्चों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और काफी सारे रिसर्चर्स ने तो ये प्रूव भी किया है कि बच्चों के इंटेलिजेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है लेड। तो प्लीज 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 मेक श्योर करना है कि बच्चों की आंखों के ऊपर, बच्चों की बॉडी की कोई भी जगह पे हम लोग रेडीमेड काजल नहीं लगाए। अगर काजल लगाना ही है तो हम लोग घर पे बनाए, जिसको हम लोग आई थिंक सुरमा बोल सकते हैं, या तो फिर ऐसी सारी चीजें जो हम लोग घर पे बनाए। तो उसकी काफी अलग अलग आई थिंक सो वेज है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के यूज से हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि अगर घर पे काजल बनाना ही है तो जो दिया होता है ना, दिया दिया के अंदर आई थिंक सो हम लोग कास्टर ऑयल यानी दिवेल, जैसे को गुजराती में हम लोग दिवेल बोलते हैं, तो वो डाल सकते हैं। फिर उसको एक प्लेट उसके ऊपर रख सकते हैं, और उसका जो धुआं लगेगा तो वो धुएं को इकट्ठा करके आई थिंक सो उसको हम लोग काजल की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज हो सकता है कि जो आलमंड होती है, आलमंड, तो आलमंड को हम लोग बर्न करें, पूरा ब्लैक ब्लैक बना दे, और फिर आई थिंक सो उसका पाउडर बनाए, और वो पाउडर के अंदर थोड़ा सा ऑयल या तो फिर ऐसी कुछ चीजें डाले कि जो नेचुरल है और बच्चों को इम्पैक्ट नहीं करने वाली, और अल्टीमेटली समवेयर वो काजल के जैसा ही काम करने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग होम रेमेडीज कर सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर करना है कि बच्चों की आंखों के अंदर नहीं लगाना है। काफी सारी फैमिलीज अब समझती है, नहीं लगाती है, बट अगर आपको आजू बाजू में भी कोई दिख रहा है तो प्लीज मेक श्योर करें कि उनको आप ना बोलो। बिकॉज ये कुछ भी प्रोडक्ट हम लोग बच्चों की आंखों के अंदर लगाते हैं तो वो उनकी आंखों को भी इम्पैक्ट करता है, उनके विजन को भी इम्पैक्ट करता है। क्योंकि बच्चे अभी डेवलप हो रहे हैं, उनकी सिस्टम पूरी डेवलप हो रही है, तो प्लीज मेक श्योर करें कि ऐसी कुछ भी चीज हम लोग बच्चों की सेंसिटिव एरियाज में नहीं लगाए, बिकॉज समवेयर वो उनको हैम्पर करेगा, उनको इम्पैक्ट करेगा। तो काजल कभी भी आंख में नहीं लगाना है। अगर आपको लगाना ही है तो प्लीज आप मेक श्योर करें कि पैर के नीचे आप लगा सकते हैं, या तो फिर आप फोरहेड पे लगा सकते हैं, बट वो भी नेचुरल घर पे बनाया हुआ काजल, बाहर वाली चीजें नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली स्किन के ऊपर भी लग रहा है तो स्किन के अंदर से भी थोड़ी सी चीजें तो एब्जॉर्ब होगी, और लेड बहुत ज्यादा हार्मफुल है इवन फॉर अस, इवन फॉर द चाइल्ड। तो अगर हम लोग भी काजल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर करें कि नेचुरल अवेलेबल काजल ही लगाए, और कुछ भी बाहर प्रोडक्ट जो मिलती है कि जिसके अंदर लेड है तो प्लीज 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 वो चीज हमें नहीं यूज करनी, राइट। सो ये चीज का भी ध्यान में रखना है। और नजर लगना इज नेवर अ कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है। और अगर बच्चों को कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो शायद वो कुछ और रीजन की वजह से हो रहे होंगे। तो ये सारी चीजों का भी हमें ध्यान में रखना है, राइट। मूविंग अहेड, दूसरा जो मिसकंसेप्शन होता है दैट इज कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रेजेस वेल बिहेव चाइल्ड। अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ज्यादा रूल्स हमारी फैमिलीज में होंगे, तो हमारे बच्चे जो होंगे ना, दे विल बी अ वेल बिहेव चाइल्ड। नो, दिस इज द मिथ कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो हमारे बच्चे शायद हमारे सामने अच्छे होंगे, पर पूरी दुनिया के सामने दे विल बी अ रिबेल। रिबेल यानी सब उल्टा ही करेंगे, हम जो बोल रहे हैं उससे उल्टी ही चीजें उनको करनी है। बिकॉज हमने इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स उनके ऊपर कर लिए हैं कि अच्छा आपको यही करना है, ये नहीं करना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, इस टाइम पे यही चीज करनी है, उस टाइम पे वही चीज करनी है, आपको यही चीजें आई मीन यही कपड़े पहनने हैं, ऐसे ही बिहेव करना है। अगर आप गेस्ट को मिल रहे हैं तो इसी तरीके से उनको ग्रीट करना है, उसी तरीके से उनके साथ बिहेव करना है। इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप मानो कि ये सारी चीजें अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा आप कल से आपको ऐसे ही बिहेव करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको वैसे नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, पूरा ऐसा रिटन फॉर्मेट में आपको मैं लिख के दूं, तो हम लोग फॉलो करेंगे? नॉट रियली, राइट। हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, और समवेयर हमारे अंदर फिर वो हो जाता है कि नहीं अब तो इसने बोला ना तो मुझे नहीं करना, राइट। सो समवेयर ऐसा स्टबर्ननेस, ऐसा रिबेल वाला बिहेवियर बच्चों का हो जाता है। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स नेवर रेजेस अ गुड चाइल्ड। शायद वो हमारे सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करेंगे, बाकी फॉर द वर्ल्ड दे वुड नेवर बी अ गुड चाइल्ड, या तो फिर दे वुड नेवर बी अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड। तो ये चीज का ध्यान में रखना है। सो आई थिंक सो एज पेरेंट्स हमें ये चीज का भी ध्यान में रखना है कि हमारे जो फैमिली का एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, दैट शुड बी जिस तरीके से एक फैमिली के अंदर मदर एंड फादर
ये दोनों के ओपिनियंस जितना मैटर कर रहे हैं ना, अगर अब हमारा बच्चा आ गया है, दैट मीन्स कि हमारे बच्चे के ओपिनियंस भी उतने ही मैटर करने चाहिए। अगर उनके ओपिनियंस या तो फिर उनके बिलीफ सिस्टम कुछ ऊपर नीचे है कि जहां पे हमें लग रहा है कि उनको करेक्ट करने की जरूरत है, तब डेफिनेटली हमें रोल प्ले करना है। बट एक बार तो अगर घर में कुछ भी चीजों का डिसीजन हो रहा है, तब हम लोग बच्चों को भी पूछे। बिकॉज जब भी हम लोग बच्चों को हमारे फैमिली के डिसीजंस में या तो फिर हमारी फैमिली में इन्वॉल्व करते हैं ना, ये एक टीम वर्क के अंदर हम लोग बच्चों को जब इन्वॉल्व करते हैं, तब वो धीरे धीरे सीखते हैं कि भाई मुझे मेरे बिलीफ किस तरीके से बाहर दुनिया के सामने रखने हैं, मुझे किस तरीके से लोगों को कन्विंस करना है कि नहीं मेरी चीज राइट है। और जैसे जैसे बच्चों को ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे ना, वैसे वैसे उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, और वो काफी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट दिखेंगे। उनका जो सेल्फ बिलीफ होता है, उनकी खुद का जो सेल्फ एस्टीम होता है, वो भी कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये ध्यान में रखना है कि एज अ टीम हमें काम करना है, ना ही कि हमें एज पेरेंट्स एंड एज बच्चे। बिकॉज अगर एज पेरेंट्स हम लोग हम आपके पेरेंट्स हैं, हम लोग आपके माँ बाप है, ये अगर हमने बिलीव कर लिया ना, तो डेफिनेटली ये हमें करना है, ऐसा नहीं बोली, बट हर चीज के लिए। बिकॉज ये बिलीफ अगर होगा ना, तो देयर माइट बी स्लाइट ऐसा इनविजिबल लाइन या तो फिर इनविजिबल वॉल हम लोग बोल सकते हैं, कि हमारे और बच्चों के बीच में एक वॉल हो जाएगी। और जो एकदम आई थिंक से प्रॉपर रिलेशनशिप बनना चाहिए हमारा और बच्चों का, तो वो आई थिंक से नहीं बनेगा। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि बच्चों को भी हम लोग इक्वली इन्वॉल्व करें, उनकी भी ओपिनियंस हम लोग मांगे, उनको भी अलग 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 चीजें अगर करनी है तो उनकी भी चीज हम लोग माने। और जैसे एक टीम के अंदर हम लोग काम करते हैं, एज एज हस्बैंड एंड वाइफ, हम लोग जिस तरीके से ये यूनियन में टीम में काम करते हैं, वैसे ही हमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है, सो दैट बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग प्रॉपरली काम कर पाएंगे, राइट। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स नहीं बनना है, बट ऐसे पेरेंट्स बनना है कि मस्ती भी कर सके और स्ट्रिक्ट भी बन सके, ये दोनों के कॉम्बिनेशन हमें साथ में लेके चलना है, राइट। मूविंग अहेड, दूसरा मिथ होता है कि पेरेंटिंग कम्स नेचुरली। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक बार पेरेंट्स बन गए दैट मीन्स कि हमें मालूम ही था कि ये चीजें बच्चों के लिए करनी है, यही सारी चीजें बच्चों के लिए सही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बिकॉज अगर हम लोग पेरेंट्स बने हैं तो दिस इज अ ट्रायल एंड एरर चीज है। बिकॉज अगर हम लोग सेकेंड टाइम पेरेंट्स हैं, तो फर्स्ट टाइम बच्चों के लिए भी हमने जो भी अलग अलग चीजें अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो की, वही सारी चीजें अगर हम लोग ये वाले दूसरे वाले बच्चों के साथ भी करेंगे ना, शायद कुछ चीजें काम करेगी, कुछ चीजें काम नहीं करेगी। बिकॉज क्यों, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। हमारा पहला वाला बच्चा और हमारा दूसरा वाला बच्चा दोनों अलग है। दूसरे वाले बच्चे के साथ हम लोग पहले वाले बच्चे के साथ जो किया था वो चीज नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। उनकी जो कैपेबिलिटीज है, उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, उनके जो आई थिंक सो हम लोग बोल सके कि उनके जो खुद के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उनके खुद के जो बिहेवियर्स है, उनको कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉपरली मोटिवेट नहीं कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर इंडिविजुअल बनने के लिए। सो पेरेंटिंग इज नॉट अ नेचुरल थिंग कि वो शायद हर एक इंडिविजुअल में आ पाएगी। बिकॉज काफी सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जब वो पेरेंट्स नहीं बने बने हुए होते, तब तक उनको बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। पर धीरे धीरे दे आर ऑल्सो लर्निंग, अगर अब मेरा बच्चा है तो उसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, उसके साथ किस तरीके से बातचीत करनी है, राइट। सो दिस इज ऑलवेज एन एरर। मतलब हम लोग बोले कि एरर एंड क्या बोले कि उसके सोल्यूशन बीच के अंदर उसके बीच वाली जो क्वेश्चन है वो हमारी होगी, राइट। सो एरर, ट्रायल एंड एरर वाली चीजें होंगी। हम भी अलग अलग चीजें ट्राई करते जाएंगे, बच्चों की तरफ से भी अलग अलग चीजें मिलती जाएंगी, फिर उसको वापस थोड़ा सा बेटर बनाएंगे, फिर उसको वापस थोड़ा सा बेटर बनाएंगे। उस हिसाब से आई थिंक सो अलग अलग चीजें हम लोग कर सकते हैं। सो दैट दिस इज हाउ हमें ध्यान में रखना है कि पेरेंटिंग इज नेवर अ नेचुरल कमिंग थिंग। और ऑलवेज ये भी नहीं है कि भाई सारी चीजें हम लोग जो बच्चों के लिए सोचते हैं दैट इज प्रॉपर। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, और उसमें बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है। अगर कुछ चीजें हमसे रॉन्ग हो रही है या तो फिर हमें लग रहा है कि अच्छा ये तो गलत हो गया, हमारी हमारी वजह से बच्चों के अंदर जो बिहेवियर डेवलप नहीं होना चाहिए तो वो हो गया। तो ये आप जिस जिस भी तरीके से आप अपने आप को बेटर बनाते जाओगे, उस हिसाब से बाकी सारी चीजें भी अपने आप फॉलो होती जाएगी, राइट। सो दिस इज अगेन अ मिथ, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। दूसरा मिथ ये भी शायद काफी सारे फैमिलीज में हमने देखा होगा कि वॉकर्स हेल्प बेबीज वॉक फास्टर। दिस इज अगेन अ मिथ। वॉकर्स शायद उनको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट लेके अपनी बॉडी को एडजस्ट करना है जब हम लोग वॉकिंग पोजीशन में होंगे।
राइट। किस तरीके से अपनी बॉडी को अपने दोनों पैर के ऊपर खड़ा रखना है। तो अभी तो उन्होंने बैठना सीखा है और अपनी स्पाइन को सीधा करना सीखा है, राइट। तो अब वो किस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, अपने पोस्चर को मेंटेन करना है। तो आई थिंक सो उसके लिए वॉकर वुड बी अ हेल्पफुल थिंग, कि किस तरीके से बैलेंस को बनाए रखना है जब हम लोग सीधी खड़ी वाली पोजिशन में है। ताकि उनकी प्रैक्टिस के हिसाब से आई थिंक सो वॉकिंग तो उनको हो जाएगा, बट वॉकर वुड नेवर हेल्प देम कि वो उनको फास्ट फास्ट चलने में हेल्प करे, राइट। सो दिस इज अगेन अ मिथ, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, दूसरा अगर चीजों की बात करें, अभी अभी तक चलो हमने देखा कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस कौन से। अब थोड़े से स्टेटमेंट्स और थोड़े से हमारे बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे कि जो शायद समवेयर हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट्स डिस्ट्रैक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम प्ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई सिनेरियो लेके जहाँ पे हम लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं और खेलने खेलने में बच्चे भाग रहे हैं और भागते भागते वो आ रहे हैं और बीच में वो गिर गए और गिरने गिरने में उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और जब भी वो बच्चे रोते हैं ना, तो यूजुअली एज पेरेंट्स हम लोग उनको सूद करने के लिए जो चीजें बोलते हैं ना, वो स्टेटमेंट के ऊपर हमें ध्यान में रखना है। कि यूजुअली मैंने मेरे घर पे बहुत ज्यादा सुना है कि अगर मेरा नेफ्यू गिर जाएगा ना, तो माय मॉम शी वुड से कि अच्छा, अरे जो 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 ये तो कीड़ी मरी गई, राइट। या तो फिर अगर दीवार में उनका सर टकरा रहा है तो हम लोग दीवार को मारेंगे। या तो फिर अच्छा चल अपने काम करते हैं, इसको भी मार देते हैं, इसने तुझे मारा ना तो हम लोग इसको भी मार देते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स काफी सारे रॉन्ग स्टेटमेंट्स है, हम लोग बोल सकते हैं। बिकॉज समवेयर हम लोग बच्चों को ये उनके अंदर कल्टीवेट कर रहे हैं कि अच्छा, हमें अगर कोई मारेगा ना तो हम उनको मार सकते हैं। दिस इज टोटली ओके, दूसरों को मारना इज टोटली ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कि पहले हमने वॉल को मारा, हमने फ्लोर को मारा, हमने अगर उनका कोई टॉय उनको लग गया है तो उसको मार दिया। तो ये सारी चीजें फिर उसका उनके बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट होती जाएगी कि अगर हमें कोई मारता है ना तो हम उनको मार सकते हैं। और आई थिंक सो इसी वजह से शायद काफी सारे बच्चे फिर जैसे ही धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, अपने अपनी उम्र के दोस्तों के साथ जब भी वो खेलते होंगे या तो फिर खुद भी चीजें करते होंगे, सामने वाले ने कुछ कर दिया तो वो सीधा उनको मार देंगे। बिकॉज ये बिलीफ है उनका कि भाई अगर मुझे कोई मारेगा ना तो मैं सामने वाले को मार सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट प्लीज मेक श्योर करना है कि हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियसली यूज करें। दूसरा स्टेटमेंट ये हो सकता है कि अगर स्पेसिफिकली फॉर बॉय चाइल्ड, जो लड़का हमारा होता है, अगर वो छोटी छोटी बात में अगर रो देगा ना, तो यूजुअली हमारे घर में हमने शायद सुना होगा कि अरे आंसू छोकरा जो रोड़े, ये क्या लड़की की तरह तू रो रहा है, राइट। सो समवेयर हम लोग जो दोनों जेंडर है वो दोनों जेंडर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना अभी से शुरू कर देते हैं। और फिर उनके दिमाग में ये भी फिट हो जाता है कि रोना इज अ वीकनेस। रोता कौन है कि जो वीक लोग होते हैं, दैट मीन्स कि लड़कियां वीक है और वो रोती इसलिए, मतलब हर एक रीजन में फिर उनका रोना आ जाता है। तो रोना इज नॉट फॉर अस, हम लोग स्ट्रांग है, यूर अ गुड बॉय, यूर अ स्ट्रांग बॉय, ऐसे सारे स्टेटमेंट भी हम लोग सुनते हैं। तो यार ये सारे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है कि वहां पे उनको जो भी इमोशंस फील हो रहे हैं ना वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको अगर रोना भी है तो वो रोएंगे नहीं, उनको अपना एंगर भी एक्सप्रेस करना है तो अपना एंगर तो काफी ज्यादा प्रॉपर्ली वो एक्सप्रेस कर लेंगे। बिकॉज हम लोग मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के बीच में आई थिंक सो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं कि लड़के हैं तो आप अपना गुस्सा दिखा सकते हो किस भी तरीके से, बट आप रो नहीं सकते। अगर लड़की है तो आप अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, बट आप रो सकते हो, राइट। सो समवेयर हम लोग दोनों के बीच का जो बैलेंस है उसको ही ऊपर नीचे कर रहे हैं, दोनों जेंडर के बीच का। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियसली यूज करने हैं, बिकॉज इसका इम्पैक्ट बहुत 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 ज्यादा होता है। और आई थिंक सो फिर ये बिलीफ सिस्टम के साथ काफी सारे बच्चे बड़े होके क्रिमिनल्स भी बनते हैं। क्रिमिनल्स यानी जहाँ पे वो लड़कियों को छेड़ते हैं या तो फिर रेप वगैरह के आप कल्चर आप जो देख रहे हो, तो वो सारी चीजें वो क्यों, क्योंकि बचपन में ही उनके बिलीफ सिस्टम ये सेट हो गया है कि लड़कियां वीक है, उनके साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम रो नहीं सकते, हम स्ट्रांग है, हम लोग हमारा एंगर दिखा सकते हैं, हम लोग उनको मार सकते हैं, उनके साथ फिजिकल हो सकते हैं। ये सारी चीजें आई थिंक सो उनका जो फाउंडेशन है वो बचपन में ही सेट हो जाता है। इसलिए जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमें ध्यान में रखना है कि जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट्स होने चाहिए, राइट। और इस हिसाब से कॉन्शियसली हमें हमारे सारे स्टेटमेंट्स बोलने हैं, राइट। तो स्टेटमेंट्स डिस्ट्रैक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम पेन, ये सारी चीजों में भी ध्यान में रखना है। लास्टली जैसे मैंने अभी बोला कि जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट्स,
कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां गुस्सा नहीं दिखाती है, अरे आपको जोर जोर में क्या हंसे सर खुबेस। तो ये सारी चीजें अगर बच्चों को पहले से मतलब उनके बचपन में से ही बता देंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो फाउंडेशन बन रहा है ना वो ही ऊपर नीचे वाला फाउंडेशन बनेगा, उसमें ही प्रॉब्लम है। राइट, सो एज पेरेंट्स सबसे पहले हमें खुद के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी। हमें खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा कि हम जो सारी चीजें प्रैक्टिसेस फॉलो करने वाले हैं क्या वो हमारे बच्चों को हम जिस तरीके से बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से डेवलप करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये स्टेटमेंट बोले तो ये स्टेटमेंट का बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर होगा, वो किस तरीके से डेवलप होगी, कौन से बिलीफ सिस्टम के साथ वो डेवलप होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें कॉन्शियसली फॉलो करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट, सो मेरे मिसकंसेप्शंस और मेरे कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो थे अभी यहाँ पे कंक्लूड करना है मुझे। और ये सेशन में कंक्लूड करना चाहूंगी कि बिहाइंड एवरी यंग चाइल्ड हु बिलीव्स इन सेल्फ इज अ पेरेंट हु बिलीव फर्स्ट। तो हमें हमारे ऊपर काम करना है और जितना ज्यादा प्रॉपर्ली हम लोग हमारे ऊपर काम करेंगे उतना ही प्रॉपर्ली हम लोग बच्चों के ऊपर काम कर पाएंगे और बच्चे के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे, उनके ऊपर बिलीव कर पाएंगे। और जितना ज्यादा हमारा बिलीव उनके ऊपर होगा उतना ज्यादा आई थिंक सो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, उनका सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोग बचपन से ही बिल्ड कर सकते हैं। उनका फाउंडेशन जो है आई थिंक सो ये एज में जितना प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड होगा लेटर ऑन एज में हम लोग प्रॉपरली उसके ऊपर इमारत खड़ी कर पाएंगे। राइट, सो इसी स्टेटमेंट के साथ मुझे कंक्लूड करना है। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स।